हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन यूपी आरयूएनएल, एनएचपीसी और पुणे मेट्रो के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। आपको पता है गाइस, यूपी आरयूएनएल और पुणे मेट्रो का एग्जामिनेशन डेट्स आ चुके हैं। उसी को लेकर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम शोज द इक्विवेलेंस ऑफ। डी मॉर्गन्स के जो दो थ्योरम्स हैं, ठीक है, उसमें फर्स्ट थ्योरम क्या हमें बताता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए गाइस, फर्स्ट थ्योरम क्या बताता है कि एक जो नॉर गेट है, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू द बबल्ड एंड गेट। इट इज इक्विवेलेंट टू द बबल्ड एंड गेट, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम हमें बताता है डी मॉर्गन्स का। दैट मीन्स ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, नॉट गेट एंड बबल्ड एंड गेट। ठीक है, इट शोज द इक्विवेलेंस ऑफ नॉर गेट एंड बबल एंड गेट। ध्यान में रखना, बबल दैट मीन्स यहाँ पे इनपुट में अगर आप हम लोग ए दे रहे हो तो हमें आउटपुट में बेसिकली हमारा इनपुट यहीं पे चेंज हो रहा है ए बार करके, कुछ इस तरीके से। और इसका एक्सप्रेशन क्या आता है, ए ऑड विथ अ बी बार इज इक्वल्स टू ए बार एंडेड विथ अ बी बार। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने आपको मेंशन किया था पे। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम और आपको सेकंड थ्योरम, ये दोनों भी ध्यान में रखना होगा। मेंशन सिक्वेंशियली आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। सेकंड थ्योरम हमें क्या बताता है, ये जो सेकंड थ्योरम हमें बताते हैं कि नैंड गेट इज इक्वलेंट टू द बबल और गेट। नैंड गेट इज इक्वलेंट टू द बबल और गेट। ठीक है, यहाँ पे नैंड आ जाएगा, यहाँ पे बबल और गेट आ जाएगा। ठीक है, बबल और इस तरीके से ये सेकंड हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा। और लॉज, एंड लॉज और ये बाकी सारे लॉज, ये हम लोग काफ़ी बार हम लोग टाइम टू टाइम मैं आपको बताते रहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्स नंबर 1A53। मैंने आपको बताया था ये हेक्साडेसिमल टू नंबर कन्वर्शन जो भी रहता है, हेक्सा टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू आप कह सकते हैं हेक्साडेसिमल, एनी बेस नंबर का ऐसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है मेनली। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जो नंबर है 1A53, इसका हमें फाइंड आउट करना है डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम लोग डेसिमल इक्विवेलेंट के लिए फाइंड आउट करेंगे तो इसके पास हमारे पास मेनली इसका जो हेक्साडेसिमल का कोड है, ठीक है, ये कौन सा है, ये है हमारा इक्विवेलेंस। इसका जो रेडिक्स रहता है ये रहता है 16। दैट मीन्स इसका बेस है 16, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते। 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 16 ठीक है, प्लस इस 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 16 प्लस ये ए को। दैट मीन्स ए मतलब क्या रहता है आपका इसमें हेक्साडेसिमल नंबर में, इसको हम लोग 10 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आफ्टर 9 ABCDEF इस कुछ इस तरीके से रहते हैं 15 तक। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 16 से, प्लस ये जो 1 है 1 इंटू 16 से मल्टीप्लाई करिए। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो आएगा 6739। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वर्जन फ्रॉम हेक्स नंबर टू द डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, जिसका बेस है हमारा 10। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड फॉर मॉड 16 काउंटर आर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेंगी फॉर मॉड 16 काउंटर। ठीक है, तो वो रहेगी हमें 4। ध्यान में रखना होगा, जो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड रहेगी हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए 16 मॉड 16 काउंटर, वो हमारा रहेगा 2n विच इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 16। दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रहेगा 4। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द डैम्पिंग रेशियो ऑफ अ सिस्टम विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन s² प्लस 2s प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसका हमें डैम्पिंग रेशियो पूछा गया। आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, C ऑफ S अपॉन R ऑफ S इज इक्वल्स टू ओमेगा n स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर ट्वाइस जीटा ओमेगा एन एस, जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें क्या पूछा गया, डैम्पिंग रेशियो। दैट मीन्स हमें जीटा का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, अगर हम लोग इसको एक जो देखिए ये ओमेगा एन क्या मैंने आपको बताया था, ये हमारा अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये जीटा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे जो जीटा है ये हमारा डैम्पिंग रेशियो है। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, मेनली तो हमारे पास में इसका जीटा का वैल्यू देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमारे पास में क्यों है 2s² प्लस 2s s² प्लस 2s प्लस 8। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करते हैं इसके साथ में, तो जो ओमेगा एन स्क्वायर कितना है हमारे पास में 8 है। ठीक है, तो ओमेगा एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 2√2। ठीक है, दैट मीन्स इस ओमेगा एन का वैल्यू जो आया हमारा 2√2, उसको हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस में। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करके देख लेते एक बार फिर से। ओके, देखिए ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन कितना आ जाएगा हमारा 2। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ में, ठीक है, 2s है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे ये आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन को इज इक्वल टू 2 हम लोग सब्सिट्यूट करेंगे, तो ओमेगा एन का यहाँ पे हमें वैल्यू सब्सिट्यूट करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ, ठीक है, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगा, जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 1। ओके, तो ओमेगा एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीटा इज इक्वल टू 1/2√2, जिसका वैल्यू आता है हमारा 0.353। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिलक्टेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, रिलक्टेंस को हम लोग उसका यूनिट क्या आता है हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, वो है हमारा एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो चार्ट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो हम लोग सिर्फ एक यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ में जो भी आपको रिलेटिव इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड करा था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलक्टेंस का यूनिट है एम्पियर टर्न्स पर वेबर। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस रहता है, जिसको हम लोग रो एल बाय एक हम लोग से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका जो यूनिट है वो है ओम्स। उसी तरीके से रिलक्टेंस जो मैग्नेटिक सर्किट में रहता है, जो फ्लक्सेस को फ्लो होने के लिए अपोजिशन क्रिएट करता है, उसी का यूनिट है एम्पियर टर्न्स पर वेबर, ठीक है। आपको ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ रहती है आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। और इसी के साथ साथ आपको ये जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है डिसिमिलरिटीज़, वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़नी होगी। ये इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। और इसी में से मेनली काफ़ी कबार आजकल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज नॉट ट्रू। शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो हमारे पास में स्टेटमेंट्स गिवन है, ये कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं। द कोर सराउंड्स द कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ वाइंडिंग, करेक्ट है। हमारा कोर सराउंड करता है हमारे वाइंडिंग को, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वाइंडिंग्स आर ऑफ सैंडविच टाइप, द कॉइल्स आर फर्स्ट वाउंड इन द फॉर्म ऑफ पैनकेक्स एंड द कंप्लीट वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ स्टैक्ड डिस्क, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। मोर सुटेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मीन लेंथ ऑफ कॉइल टर्न इज शॉर्टर, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा रिलेटेड टू द शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। अभी मैं आपको कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, देखिए यहाँ पे जो मीन लेंथ ऑफ कॉइल टर्न इज शॉर्टर, ये किसके लिए करेक्ट है, ये कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा टाइम आप 10-15 सेकंड इसको या फिर 30 सेकंड इसको पॉज करके आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना गाइस। कोर टाइप ऑफ शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम अप किया है खुद, उस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आजकल नॉट वाले क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, ठीक है। बिटवीन कोर एंड शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का जो डिफरेंस है आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। Then we have a next question which is question number 7. A heartless oscillator is used for generating what? ठीक है, हार्टलेस ऑसिलेटर हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन को जनरेट करने के लिए। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा गाइस कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो हमारे फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है वो करता है 1 to 100 किलो हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। विन ब्रिज ऑसिलेटर जो रहता है, ठीक है, विन ब्रिज ऑसिलेटर जो है वो हम लोग एज अ ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ऑडियो एंड सब ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जिसका रेंज कितना रहता है 20 to 20 किलो हर्ट्ज। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑडियो फ्रीक्वेंसीज के लिए। और हार्टली ऑसिलेटर हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी RF के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जिसका जो रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है ये रहता है 20 किलो हर्ट्ज। ध्यान में रखेंगे 20 किलो हर्ट्ज से लेके 30 मेगा हर्ट्ज तक, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। Then we have a next question which is question number 8. If a class C power amplifier has an input signal with a frequency of 400 kHz and the width of a collector current pulses of a 0.1 microsecond, then the duty cycle of the amplifier will be what? हमें पूछा गया है कि हमारे ड्यूटी साइकिल कितना रहेगा एम्पलीफायर का। देखिए गाइस फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास 400 हर्ट्स, 400 किलो हर्ट्स, करेक्ट। टाइम पीरियड को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और टाइम कितना आ जाएगा इस केस में, वो आ जाएगा हमारा 25 इंटू, इसमें आप अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 25 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड आ जाएगा टाइम, ठीक है। और टी ऑन कितना है हमारे पास में, हमारे पास पल्सेस का विड्थ गिवन है, दैट मीन्स हमारे पास टी ऑन टाइम है, टर्न ऑन टाइम, ठीक है, वो है हमारे पास में 0.1 इंटू 10⁻6 सेकंड, क्योंकि हमने माइक्रो टू सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारा ड्यूटी साइकिल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा टी ऑन अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में अगर हम लोग कंसिडर करना है तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻6 अपॉन 25 इंटू 10⁻6 से 10⁻6 और 10⁻6 यहाँ पे कैंसिल आउट होके हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो रहेगा हमारा 4%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
Then we have a next question, which is question number 9. For the given circuit, calculate the VA. हमें VA का वैल्यू पता करना है. VA दैट मीन्स इस 100 ओम्स के रेजिस्टर्स के अक्रॉस का वोल्टेज. जी हाँ, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए. ठीक है, ये वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अगर हम लोग सुपर नोड इक्वेशन यहाँ पे लगाते तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. देखिए कैसे रहेगा. VA अपॉन 100 प्लस VA माइनस 10 वोल्ट अपॉन इसका क्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है 100 प्लस VB, ये अगर हो गया हमारा VB अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसमें से करंट कितना रहा है 30 मिली एम्पर. इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 0.03 में. ठीक है, तो इसका इक्वेशन का ये कम्प्लीटली अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे देखिए ये 100 बेस इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.03 से. तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा. VA प्लस VA माइनस 10 प्लस VB. ठीक है, VA प्लस VA माइनस 10 प्लस VB इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा. VA माइनस VB विल बी इक्वल टू 8. ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगा हमारा. और इस इक्वेशन के लिए अगर हम लोग सॉल्व करते तो ये क्या आ जाएगा. ट्वाइस ऑफ VA प्लस VB इज इक्वल टू 13. अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन. अब देखिए मैंने ये डायरेक्टली आप लिख लिया VA माइनस VB विल बी इक्वल टू 8. ठीक है, और इस केस में क्या आ जाएगा VA माइनस VB इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ VA प्लस VB इज इक्वल टू 13. दोनों भी इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर लेते तो आपका जो VA का वैल्यू मिलता है काफ़ी सिंपल है. दोनों इक्वेशंस को आप एक सब्स्टिट्यूट करके प्लस माइनस करके आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा. 2VA माइनस 2VB इज इक्वल टू 16. इसको कैलकुलेट करके एक VA का वैल्यू आ जाता है और VB का भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन B 7 वोल्ट. ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10. इस तरीके से क्वेश्चन आपको UPR में पूछे जा सकते हैं. ठीक है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास में क्या मेंशन्ड है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच. इसमें से हमारे पास में स्टेटमेंट्स गिवन है, डिफरेंट ब्रिजेस गिवन है, और कौन सा इसमें से करेक्ट होगा हमें पूछा गया. मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ क्योंकि हम लोग इसमें इतना पढ़ते नहीं बैठते. देखिए यहाँ पे मेंशन जो करके रखा है एंडरसन. सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं एंडरसन ब्रिज कैपेसिटेंस के लिए है क्या, नहीं है. ठीक है, एंडरसन ब्रिज हम लोग इंडक्टेंस के लिए मेजर करते हैं, तो ये फर्स्ट दो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा. तो हमारे पास में सिर्फ ऑप्शन C और D इसमें से करेक्ट आता है. केल्विन्स ब्रिज जो हम लोग लो रेजिस्टेंस के लिए मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पे केल्विन्स ब्रिज हमारे पास कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए है, तो ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है लो रेजिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट के लिए केल्विन्स डबल ब्रिज यूज़ करते हैं, मीडियम के लिए व्हीटस्टोन, इंडक्टेंस के लिए हम लोग एंडरसन ब्रिज यूज़ करते हैं, कैपेसिटेंस के लिए श्रिंग ब्रिज हम लोग यूज़ करते हैं. ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, then we have a next question which is question number 11. important question है, ध्यान से देखिएगा. resistance strain gauge is mounted on the steel plate which is subjected to a strain of 1 into 10 to the power minus 6. what would be the change in resistance if the original resistance was 130 ohms given that the gauge factor of the strain gauge is 2. यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, what would be the change in resistor. ठीक है, गेज फैक्टर को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, GF ठीक है इज इक्वल टू डेल R बाय R अपॉन डेल L बाय L. ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में 130 ओम्स है. ठीक है, ओके, गेज फैक्टर कितना है हमारे पास में 2. ठीक है, और स्ट्रेन कितना है वो है हमारे पास 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6. तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना रहेगा गाइस, ठीक है, डेल R ठीक है वो रहेगा 130 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6. ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 260 माइक्रो ओम्स. ठीक है, ओके, ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12. इस तरीके से क्वेश्चन आपको DFC सेल में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 2 क्वेश्चन. यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न ऑफ अ सिंगल फेज 2310 by 220 volt 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर विच हैज़ अ EMF 13 वोल्ट पर टर्न अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, अब देखिए आपको एक रेशो पता होना चाहिए, वो होता है E1 अपॉन N1 इज इक्वल टू E2 अपॉन N2 इज इक्वल टू 13 वोल्ट. ये सिंपल है, हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, बट यहाँ पे EMF पर टर्न के फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो जो प्राइमरी टर्न है वो N1 क्या आ जाएगा, E1 अपॉन 13. ठीक है, तो E1 हमारे पास में कितना है प्राइमरी वोल्टेज 2310 डिवाइड बाय हम लोग 13 करें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलता है इसका वैल्यू 178 गाइस. ठीक है, और N2 जो रहेगा वो क्या रहेगा E2 अपॉन 13.
क्योंकि हमारे पास में ईएमएफ पर टर्न का वैल्यू गिवन है 13 से, अगर हम लोग डिवाइड करते तो ठीक है, तो वो आ जाएगा 220 डिवाइड बाय 13 विच इज़ 17। तो आपको ध्यान में रखना होगा प्राइमरी और सेकेंडरी में आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलते हैं रिस्पेक्टिव अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया। सबसे पहले हमें क्या पूछा गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, बट आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पे वो क्या करते हैं, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी टर्म्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको ये चीज़ पढ़नी है, आपको जल्दबाजी में इस तरीके से गलती नहीं करना है। आंसर आपका करेक्ट आके भी आप ऑप्शन में गलत मार्क कर देते हो, ठीक है। ध्यान में रखना होगा कौन सा किसके लिए करेक्ट है करके, ठीक है। थोड़ा सा 2 सेकंड आप रुक के इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। Then we have a next question, which is question number 13. Skewing of the rotor in a 3-phase squirrel cage induction motor reduces. अब आपको क्वेश्चन स्क्यूइंग का तो पता रहता है, बट इसमें एग्जैक्टली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो स्क्यूइंग करते हैं हमारे रोटर को 3-phase स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, वो क्या क्या रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले तो वो रिड्यूस करते हैं हमारा नॉइस, वह पैरासिटिक टॉर्क भी रिड्यूस करता है, स्टार्टिंग टॉर्क एंड पुल आउट टॉर्क इट रिड्यूसेस। ध्यान में रखना होगा अगर हमारा रोटर स्लॉट स्क्यूड किए गए तो जो इफेक्ट रहता है हमारे स्लॉट हार्मोनिक्स का, जिसको हम लोग पैरासिटिक टॉर्क भी करते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्यूड रोटर स्लॉट जो पैरेलल नहीं रहते स्टार्ट स्लॉट्स के साथ में इंडक्शन मशीन के अंदर, इसीलिए जो लीकेज रिएक्टेंस है, ठीक है, वो हमारा बढ़ जाता है। उसी के कारण जो इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो थोड़ा लो हो जाता है और मैक्सिमम टॉर्क भी हमारा उस केस में लो हो जाता है। ध्यान में रखना होगा विद स्क्यूइंग रोटर बार्स द रिवॉल्विंग फ्लक्स इन इफेक्ट encounters an air gap of uniform reluctance and this results in a uniform torque and quieter operation। ध्यान में रखना होगा इसका सबसे मेन क्या है, रिड्यूस क्या करते हैं, हमारा नॉइस रिड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इसमें से कौन सा जो डिवाइसेस है वो ट्रांजिस्टर के फैमिली में बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है, आईजीबीटी। ध्यान में रखना होगा आईजीबीटी जो है हमारा, ये हमारा 3 टर्मिनल पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। और हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच करके प्राइमरीली इसको यूज़ करते हैं। थायरिस्टर फैमिली में जो आता है गाइस, ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर फैमिली में आईजीबीटी और बीजेटी आता है। अगर हमारे पास थायरिस्टर पूछा गया तो उसमें क्या कहते हैं, हमारे पास में एससीआर हो गया, डायक हो गया, ठीक है, ट्रायक है और जीटीओ, ठीक है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का आपको ये कुछ इस तरीके से या इसका सिंबल रहता है, ये हमारा डायक का हो गया बेसिकली, ये डायक का हो गया, ठीक है। देन हमारे पास में आता है एससीआर का कुछ इस तरीके से सिंपल है, ठीक है। ट्राइक का हमारे पास में कुछ इस तरीके, देखिए डाइक और ट्राइक में क्या डिफरेंस रहता है, इन्हों के दोनों के जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम है, बट यहाँ पे इस केस में हमारे पास में गेट प्रेजेंट रहता है और जीटीओ में कुछ इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा गेट, ठीक है। आप इसके सिंबल देख लेना, इसका पीडीएफ भी मैंने हालांकि अपलोड कर दिया, मैं जल्दबाजी में यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ, बट इसके सिंबल्स और इसमें कौन से टर्मिनल रहते हैं ये आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सारे जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसके तो सबसे पहले तो टर्मिनल आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्शनल फीचर किस तरीके से रह सकता है ये आपको हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। Then we have a next question, which is question number 15. Why does an SCR fail to turn off even when it is on conducting mode and a reverse voltage is applied between the anode to cathode? अगर हमारा SCR है टर्न ऑफ होने के लिए फेल हो गया, जब भी वो कंडक्टिंग, दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा, वाई डज एन SCR फेल टू टर्न ऑफ इवन व्हेन इट इज़ इन कंडक्टिंग मोड एंड अ रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द एनोड टू कैथोड। अगर हमने एनोड टू कैथोड में रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई कर दिया फिर भी हमारा SCR वो टर्न ऑफ नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण रह सकता है। इसका कारण एक ही है कि जो एनोड करंट रहेगा वो हमारा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द होल्डिंग करंट। आपको पता है 2 का टाइप के करंट रहते हैं, होल्डिंग करंट एंड लैचिंग करंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ के जाना होगा गाइस, ठीक है। लैचिंग करंट क्या रहता है, ये हमारा मिनिमम एनोड करंट रहता है जो कि रिक्वायर्ड रहता है टू मेंटेन द थायरिस्टर इन ऑन स्टेट, ठीक है। और होल्डिंग करंट क्या रहता है, होल्डिंग करंट ये हमारा मिनिमम एनोड करंट है जो हमारे थायरिस्टर को मेंटेन करते हैं ऑन स्टेट में, ठीक है। ध्यान में रखने का लैचिंग और होल्डिंग में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लैचिंग करंट में क्या होता है, हमारा मिनिमम एनोड करंट है जो कि मेंटेन करता है हमारे थायरिस्टर को ऑन स्टेट में इमीडिएटली, ठीक है। और होल्डिंग करंट है उतना है कि जो मिनिमम करंट है एनोड करंट जो कि मेंटेन करता है हमारे थायरिस्टर्स को ऑन स्टेट में रहने के लिए, ठीक है। ध्यान में रखना होगा। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि होल्डिंग करंट ग्रेटर है या लैचिंग करंट, तो ध्यान में रखना होगा IL इज ग्रेटर देन IH, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, सिंपल है। टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। जो टर्न ऑफ टाइम रहता है हमारे थायरिस्टर का वो ग्रेटर रहता है टर्न ऑन टाइम से,
ऑलवेज रिमेंबर। एंड फॉर टर्निंग ऑफ द एसीआर एनोड करंट मस्ट फॉल बिलो द होल्डिंग करंट। ध्यान में रखने का जो हमारा एनोड करंट रहता है वो होल्डिंग करंट से हमारा कम होना चाहिए, ठीक है, टर्न ऑफ होने के लिए। और अगर हमारा एनोड करंट ग्रेटर है दैन द होल्डिंग करंट तो एसीआर हमारा फेल हो जाएगा टर्न ऑफ होने के लिए, वन ऑफ वो जो कंडक्टिंग मोड में, और हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया एनोड टू कैथोड में, ठीक है। उसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन सी, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ 3-phase ट्रांसफार्मर व्हाट इज द एंगल डिफरेंस बिटवीन द फेज वोल्टेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड ऑफ प्राइमरी इफ़, अगर हमारी प्राइमरी साइड जो है कनेक्ट करके रखी हमने स्टार के साथ में, एंड सेकेंडरी साइड जो हमने कनेक्ट करके रखी है डेल्टा साइड में, ठीक है। दैट मीन्स प्राइमरी इज कनेक्टेड टू द स्टार एंड द सेकेंडरी इज इन डेल्टा। तो इस केस में फेज वोल्टेज में क्या क्या डिफरेंस रहेगा, एंगल डिफरेंस से पूछा गया है। आपको एक टेबल मेंशन करूंगा, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो डेल्टा साइड लीड करेगा ±30 डिग्री से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखिए प्राइमरी साइड कौन सी थी हमारे पास में, देखिए यहाँ पे गिवन है फेज वोल्टेज इफ द प्राइमरी साइड इज कनेक्टेड इन अ स्टार। प्राइमरी हमारे पास में कौन सी स्टार में कनेक्टेड है, एंड सेकेंडरी इज इन डेल्टा, सेकेंडरी इज इन डेल्टा। ऐसी कंडीशन कहाँ पे, ये कंडीशन है स्टार एंड डेल्टा से, ठीक है। तो इस केस में जो डेल्टा साइड जो लीड करेगी बाय ±30 डिग्री से, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ये ट्रांसफार्मर कनेक्शन और उसका फेजर डिस्प्लेसमेंट एंगल भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है। अच्छी तरीके से आपको एक बार पढ़ के जाना होगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Then we have a next question which is question number 17. Among the following which is or are is a base load power station or a plant, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंड बायोगैस इज एन बेस लोड पावर स्टेशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बेस लोड जो कंटिन्यूसली हमारे पास में 24 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रहती है उसके लिए सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। और पीक लोड जो है जब हमारे हाई डिमांड रहती है, ठीक है, उसी को फुलफिल करने के लिए हम लोग पीक लोड पावर स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। पीक लोड में क्या कहता है, मेनली गैस, सोलर पावर प्लांट्स, विंड टर्बाइंस, पंप स्टोरेज प्लांट एंड डीजल जनरेटर। बट बेस लोड पावर प्लांट में हमारे पास न्यूक्लियर, कोल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जियोथर्मल, बायोगैस, बायोमास प्लांट, सोलर थर्मल विथ स्टोरेज। सोलर थर्मल विथ स्टोरेज पूछा गया है तो वो हमारा बेस लोड प्लांट में आता है। बट सिर्फ अगर आपको सोलर स्टोरेज, अगर सिर्फ आपको सोलर पावर प्लांट पूछा गया तो वो पीक में आता है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। Then we have a next question which is question number 18. Which of the following options represent the change and a control voltage magnitude and a frequency both? इसमें से जो हमारे पास में ऑप्शंस गिवन है, कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कंट्रोल वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ, दोनों जिसमें चेंज होता है तो वो होता है हमारे AC टू AC साइक्लो कन्वर्जन में। ध्यान में रखना होगा गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायोड रेक्टिफायर में क्या होता है, AC इनपुट वोल्टेज हमारा फिक्स DC वोल्टेज में हमारा चेंज होता है। जो हमारे AC टू DC कन्वर्टर में क्या होता है, ठीक है, AC वोल्टेज टू वेरिएबल DC आउटपुट हमें मिलता है। DC टू DC कन्वर्टर में जिसको हम लोग क्या कहते हैं चॉपर कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं हमारा DC इनपुट कंट्रोल DC आउटपुट में हमें देखने को मिलता है। और जो AC टू AC कन्वर्टर रहते हैं ये क्या करते हैं, एक हमारे फिक्स्ड AC जो है उसको हमारे वेरिएबल AC में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान में रखना होगा गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको साइक्लो कन्वर्जन पूछा गया मेनली पर्टिकुलरली, तो जो इनपुट पावर रहता है एक फ्रीक्वेंसी के उसको हम लोग आउटपुट पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। Then we have a next question which is question number 19. Identify the unipolar device among the following, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में PN जंक्शन डायोड है, जीनर डायोड है, टनल डायोड एंड शॉर्टकी डायोड यहाँ पे गिवन है हमारे पास में। पूछा क्या गया है कि हमें इसमें से यूनिपोलर डिवाइस कैसे कौन सा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कबार पूछे जाते हैं, तो वो है हमारा शॉर्टकी डायोड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए शॉर्टकी डायोड जो है कि हमारा यूनिपोलर डिवाइस है, क्यों, क्योंकि इस केस में हमारे पास में सिर्फ एक ही कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स है। और सेकंड जो रहता है वो हमारा मेटल रहता है, ठीक है। जो बाइपोलर डिवाइसेस में हमारे पास में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं, ठीक है। तो ये जो शॉर्टकी डायोड है या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं हॉट कैरियर डायोड। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसका सिंबल भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा गाइस, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा टिपिकल डायोड नहीं है क्योंकि इसमें PN जंक्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है PN जंक्शन डायोड में 2 जंक्शन रहते हैं, ओके। और इस केस में एक हमारे पास में डोप सेमीकंडक्टर रहता है, जनरली वो एन टाइप ऑफ सिलिकॉन रहता है एंड उसके साथ में मेटल जॉइन किए जाते हैं, ठीक है। शॉर्टकी डायोड का सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारा फास्ट स्विचिंग स्पीड, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये अलाउ नहीं करता है हमारे डायोड को सैचुरेशन में जाने के लिए, काफ़ी सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये जो शॉर्टकी डायोड है हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी डिजिटल एप्लीकेशंस के लिए इसको यूज़ करते हैं एंड
शॉर्टकी डायोड का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, हॉट कैरियर डायोड, शॉर्टकी बैरियर डायोड भी कहते हैं, सरफेस बैरियर डायोड, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस एंड हॉट इलेक्ट्रॉन डायोड भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एंड वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ स्किन इफेक्ट? स्किन इफेक्ट का आपको पता ही होगा, बट इसका इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ स्किन इफेक्ट? इसके कारण क्या होता है, हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, बट इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मेनली स्किन इफेक्ट में होता क्या है कि हमारे जो कंडक्टर रहता है, जो एसी करंट है वो हमारे उसके आउटर पेरीफेरी से, ठीक है, फ्लो होने का टेंडेंसी हमें दिखाता है। अगर हमारे उसमें डीसी करंट फ्लो हो रहा होगा तो ये हमारा कंडक्टर है, तो उसका जो सेंट्रल इनर कोर है वो पार्ट यूटिलाइज करते हैं। तो होता क्या है एसी स्किन इफेक्ट के कारण, तो इसका जो सेंट्रल पोर्शन रहता है ये हमारा अनयूटिलाइज रहता है इस स्किन इफेक्ट के कारण। पर इसके कारण मेजर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि हमारे पास में इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाता है, बट इसका इफेक्टिव इंटरनल रिएक्टेंस जो है वो भी हमारा इस केस में रिड्यूस हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे गाइस कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये हमें बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करूँगा जो स्पेशली यूनिक पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को ऐप पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल, दोनों चैनल्स को ज्वाइन करेगा। हम लोग वहाँ पे काफ़ी इंटरेक्टिव डिस्कशन आपके साथ करते रहते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।